चलिए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के पार्ट 3 का वीडियो स्टार्ट करेंगे। चूँकि 12th क्लास के लिए जो बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्र हैं उसके लिए एक सीरीज लाए हैं जिसमें चैप्टर वाइज सारे वीडियो को अपलोड करना है। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी प्रथम अध्याय के तीसरे पार्ट में आज हम बात करते हैं। पिछले क्लास में हम कूलम के नियम यानी कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े थे। आज जो है हम कूलम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में जिक्र कर देते हैं। हालांकि पिछले क्लास में भी जिक्र किए थे कूलम के नियम की सीमा। कूलम के नियम की सीमा, कूलम के नियम की अगर सीमा के बारे में बताएं यानी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ में क्या क्या सब आएगा। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में आता है पहला, यह सिर्फ और सिर्फ स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। एक तो स्थिर हो और दूसरा बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए हो। यह स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा लिमिटेशंस ये है कि इसमें जो कांस्टेंट का वैल्यू है माध्यम पर निर्भर करता है। कांस्टेंट का वैल्यू किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे कि एयर या वैक्यूम होता था, ये कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम हो तब 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट डालते थे और एप्सिलॉन को ही हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखते थे। ये रिलेटिव परमिबिलिटी था और इसी रिलेटिव परमिबिलिटी के लिए बदले परमिटिविटी था। इसी के बदले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बदले हम लोग के लिखते थे जो कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ये लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ था। और तीसरा अगर हम बोलें कि इसमें मतलब इसमें कांस्टेंट का वैल्यू माध्यम पर निर्भर करता था। एक और क्या था कि ये कूलम्बिक फोर्स जो होता है ये नाभिक के अंदर मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस यानी 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए लागू नहीं होता है। ये सब लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ था जो कि हम याद रखेंगे। कई बार 2 नंबर में पूछता है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। अब है कि कूलम के नियम की विशेषता क्या है। हालांकि विशेषता भी पिछले क्लास में हम जिक्र किए थे। विशेषता यह है कि यह कम से कम तथा अधिक से अधिक दूरी के लिए भी लागू होता है। कम से कम तथा अधिक से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। दूसरा क्या होता है, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी प्रबल बल है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है यानी प्रबल बल है। और तीसरा ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में केंद्रीय बल कहते हैं। केंद्रीय बल है, यह एक सेंट्रल फोर्स है यानी केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब ये होता है कि फोर्स एग्जर्टेड अलोंग ए लाइन, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो या एट्रैक्टिव फोर्स हो, जब कभी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स लग रहा होगा तो एक लाइन के अलोंग लगेगा, चाहे वो एट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। इट इज़ सेंट्रल फोर्स। और एक एप्लीकेशंस या इसका विशेषता ये भी है, एक विशेषता ये है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करता है यानी न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत होता है। एक दूसरे के क्या लगता है? विपरीत लगता है। ये सब विशेषता था कूलम के नियम का। अब हम है कूलम्स लॉ की विशेषता के बाद अगर हम एक चीज़ और, अगर कूलम्बिक फोर्स के बारे में बात करें, ये एक स्टैटिक मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इसको हम लोग बोलते हैं यह एक संरक्षी बल है। पूछेगा कि स्थिर वैद्युतिकी में
कुलम्बिक बल यानी कुलाम का जो बल है ये कैसा बल है, यह एक संरक्षी बल है। मतलब इसको अंग्रेजी में अगर बोलें तो कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मतलब एक ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब जैसे मान लें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, किस पाथ से लेकर के आया गया ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ 1 से लाया गया, पाथ 2 से लाया गया या पाथ 3 से लाया गया, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी बल दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी बल, एक असंरक्षी बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये एक संरक्षी बल है। मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिसिपिटेटिव फोर्स आता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो जब कभी भी पूछे कि स्थिर वैद्युतिकी में कुलम्बिक फोर्स या विद्युत बल कौन सा बल है, यह एक संरक्षी बल है यानी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या कि इसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे निर्भर नहीं करता, पाथ यानी पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए ये सब था कूलम्ब के नियम का विशेषता या कूलम्बिक फोर्स का एडवांटेज हमने बताया। अब हम कूलम्ब के नियम को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम किसके रूप में, सदिश के रूप में, सदिश के रूप में, सदिश के रूप में। कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में क्या होता है, जैसे दो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज यानी समान आवेश है, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। तो दोनों के बीच अगर डिस्टेंस R हो, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस R हो तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो बल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बल का दिशा क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। बल का दिशा क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो F22 और ये Q1 है, तो Q2 और Q1 क्या है, तो देखो ये F21 मतलब फोर्स एक्जेक्टेड ऑन 2 बाई 1 और ये है F12 फोर्स ऑब्जेक्टेड ऑन 1 बाई 2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या R, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या R। तो इनको इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, पोजीशन वेक्टर को Q1 से Q2 को मिलाने वाला जो लाइन वेक्टर है, इस लाइन वेक्टर को हम सदिश के रूप में अगर लिखें, चलिए अब हम ये कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हमने माना है। Q1 और Q2 को मिलाने वाले लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर को हम ये R21 वेक्टर मान लेते हैं। Q1 से Q2 को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर क्या है, R21 वेक्टर, और Q2 से Q1 को मिलाने वाला वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर है। तो देखिए R12 वेक्टर हो या R21 वेक्टर हो, इन दोनों का जो मॉड है, ये मॉड किसके बराबर होगा, R के बराबर। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों का मान R12 वेक्टर या R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हमेशा R के बराबर होगा। तो लेट अगर करें, लेट मतलब माना, क्या क्या माना, तो R12 वेक्टर या F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर क्या, F12 वेक्टर का मतलब हुआ फोर्स एक्जर्टेड ऑन 1, फोर्स एक्जर्टेड ऑन 1 बाई 2, ऑन 1 बाई 2। F21 वेक्टर क्या होगा, तो फोर्स एक्जर्टेड ऑन 2 बाई 1। हिंदी में अगर लिखें तो एक पर लगने वाला बल 2 के द्वारा, मतलब Q1 पर लगने वाला बल Q2 के द्वारा, या Q2 पर लगने वाला बल Q1 के द्वारा। फोर्स एक्जर्टेड ऑन चार्ज 2 बाई 1, इसको Q2 कर सकते हैं, फोर्स एक्जर्टेड ऑन Q2 बाई Q1, या फोर्स एक्जर्टेड ऑन Q1 बाय
Q2। अच्छा R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर को लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2, लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2, R21 होगा लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर बिटवीन Q2 एंड Q1। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो R ही होगा। ये सब हम एजम्पशंस में मानेंगे। उसके बाद है कि इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का उद्देश्य ये है, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ ही जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमको चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो देखो F12 वेक्टर अगर लिखना हो तो F12 वेक्टर के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम टू सेम इतना ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन F12 वेक्टर का डायरेक्शन कौन बता रहा, तो F12 वेक्टर का डायरेक्शन, तो F12 वेक्टर का जो डायरेक्शन है R12 वेक्टर बताएगा। R12 वेक्टर का डायरेक्शन किधर से, Q2 से Q1 को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर के इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं आएगा। तो इस F12 वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता, तो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर R12 वेक्टर से हम मल्टीप्लाई नहीं करके R12 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसकी वजह से इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर तो नहीं आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन देगा। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो वही होगा जो R12 वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर का खास बात ये होता है कि किसी को डायरेक्शन दे देता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ता है। तो R12 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, तो क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, R12 का क्या, तो R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर, मॉड ऑफ R12 वेक्टर। अच्छा, इस R वेक्टर को भी हम मॉड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक साथ अगर लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ये R स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू तो R ही है, तो एक ही बार लिख देते हैं मॉड ऑफ R12 वेक्टर का होल क्यू, मतलब पावर 3। कैसे, 2 पावर यहाँ से 1 पावर यहाँ से, इसका भी मॉड का मतलब R ही है, या R को भी हम मॉड ऑफ R12 वेक्टर लिख सकते हैं, मॉड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर और इस पर पावर 1 है, तो दोनों मिला के पावर 3, और ये R12 वेक्टर, ये F12 वेक्टर इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। ये था F12 वेक्टर। कोई पूछेगा सर ये F12 वेक्टर नहीं, F21 वेक्टर कितना होगा, तो F21 वेक्टर के लिए भी सेम इसी तरीके का काम हम करेंगे। तो F21 वेक्टर हम देखते हैं कितना आएगा। तो देखते हैं F21 वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और देखो R21 वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, तो R21 वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यहाँ R21 वेक्टर का डायरेक्शन ये बताता है, मतलब F21 वेक्टर का डायरेक्शन R21 वेक्टर का लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर बताता है। तो R21 वेक्टर का जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसका मैग्नीट्यूड बदलने का आसार रहता है। इसलिए R21 वेक्टर का जो ये लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है, R21 वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि इस फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको डायरेक्शन मिल जाएगा। F21 वेक्टर का जो डायरेक्शन है, उसको ये डायरेक्शन देने का काम करेगा। तो पुनः इसको अगर हम लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अच्छा देखें, R वेक्टर का स्क्वायर या सिंपल R स्क्वायर, R21 वेक्टर था तो R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 वेक्टर कर सकते हैं। तो इसको भी मॉड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर किया जा सकता है। तो मॉड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर और पावर 1, तो कितना हो जाएगा, पावर 3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब और ये R21 वेक्टर, ये हो गया F21 वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड मतलब कूलम्ब्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब कोई पूछेगा सर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करता है, ये बात हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो देखिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करता है कूलम्बिक फोर्स, इसको हम प्रूफ करना अगर चाहेंगे तो देखो कर देते हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब और ये R21 वेक्टर था। तो देखिए R21 वेक्टर Q1 से Q2 की तरफ है और R12 वेक्टर Q1 से Q2 की तरफ है। तो देखिए R21 वेक्टर को हम माइनस R12 वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि R12 वेक्टर का डायरेक्शन Q2 से Q1 और R21 वेक्टर का डायरेक्शन Q1 से Q2, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो R21 वेक्टर को हम निगेटिव ऑफ माइनस R12 वेक्टर लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई, चूँकि एक दूसरे का अपोजिट है, ये Q2 से Q1 की तरफ आ रहा था, तो ये Q1 से Q2 की तरफ जा रहा था, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसमें माइनस लगाने के बाद इसका उस वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 और मॉड ऑफ R12 बराबर ही होता है। तो मॉड ऑफ R21 को मॉड ऑफ R12 लिख दिए और R21 वेक्टर को माइनस R12 वेक्टर हम लिख देते हैं। तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे मॉड ऑफ R12 वेक्टर का होल क्यूब और ये R12 वेक्टर, ये निगेटिव है तो माइनस, देखो तो F21 वेक्टर क्या लिख सकते हैं? F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो देखो इसको हम लिखेंगे F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर, चूँकि इसका जो वैल्यू है इसको गौर से देखेंगे, ये F12 वेक्टर के बराबर है, मतलब F21 वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ F12 वेक्टर। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस है। इससे ये भी प्रूफ हो सकता है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, और इससे ये बात भी साबित होता है इट इज़ सेंट्रल फोर्स। चूँकि सेंट्रल फोर्स का कारण क्या है कि ये एक ही लाइन के अलोंग है, तब तो ये निगेटिव वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर का मतलब है दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर, उल्टा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, यानी एक ही लाइन के अलोंग है, तब तो एक दूसरे का उल्टा है, यानी अपोजिट वेक्टर है। ये कहीं न कहीं सेंट्रल फोर्स का भी प्रमाण है कि ये एक मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। तो आज भर इतना ही छोड़ते हैं, अब मिलेंगे पुनः अगले दिन।